अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आपने जो लास्ट वीक में मैंने आपको लेक्चर दिया था, आई होप आपने उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। बिकॉज आपको पता है कि ये जो मैथ्स है इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और लास्ट टाइम मैंने आपको वर्सकियन तक बताया था कि वर्सकियन में अगर y1 और y2 जो है वो टू डिफरेंशियल फंक्शंस हैं x के ऑन इंटरवल n, देन वर्सकियन जो है वो इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा जाता है y1 और y2 का और उनके डेरिवेटिव्स का। यानी इस तरह से डिटरमिनेंट बनता है y1 y2 और उनके डेरिवेटिव्स यानी y1 प्राइम और y2 प्राइम का। और जब आप उसको उस डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं तो आपके पास ये वर्सकियन की जो है ये टर्म आती है। इसको आप 2D में, ये 2D फॉर्म है और इसके आप 3 डिफरेंशियल फंक्शन यानी y1 y2 y3 इस तरह से भी इसको आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट को। तो पहला मेथड जो हमने करना है इसमें मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। आपने सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चंस को जब सॉल्व करना है, ज़्यादातर अभी आप सेकंड ऑर्डर ही कर रहे हैं, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चंस में दो मेथड है। एक तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स और दूसरा मेथड जो हमने करेंगे वो होगा फाइंडिंग सेकंड सॉल्यूशन, जो आपने देखना होता है। तो हमने जो है वो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, क्योंकि आगे जो एग्जांपल्स हैं सॉल्व एग्जांपल्स वो भी उन्होंने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से दिए। दोनों में फ़र्क ये है दोनों मेथड्स में कि जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स है ये आप तब लगाते हैं जब आपके पास रिकार्टी इक्वेशन की फॉर्म बने, यानी राइट हैंड साइड पे ना आर ऑफ एक्स का फंक्शन बन रहा है, ठीक है, तो ये रिकार्टी इक्वेशन है। जबकि ये जो सेकंड मेथड है फाइंडिंग अ सेकंड सोल्यूशन, उसमें जो राइट हैंड साइड है वो जीरो है, ठीक है, तो वो आपकी होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो ये जो है ये आपकी इनहोमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें राइट हैंड साइड जो है वो आर एफ एक्स का फंक्शन शो करती है। तो ये जो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में ये रिकार्टी इक्वेशन इस तरह से सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। उसके बाद आपने सपोज कि ये जो लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है इसका अगर हम इसको सबसे पहले राइट हैंड साइड को हम क्या क्या करते होते थे, हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि उसकी राइट हैंड साइड को जीरो ले लेते हैं ना, उसको होमोजीनियस बना लेते थे, ठीक है। और होमोजीनियस बनाने के बाद हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। हम कहते थे क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है तो ये जो होमोजीनियस बनाना होता था इसको क्या कहते होते थे, इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते थे ना। तो हम पहले अपनी जो इस तरह की इक्वेशन है जिसमें राइट साइड पे कोई फंक्शन ऑफ एक्स होता है, तो हम उसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड को जीरो ले लेते हैं और फिर हम कहते हैं हमारी जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल अगर इक्वेशन है तो उसके दो सोल्यूशन होंगे, क्योंकि वो सेकंड ऑर्डर है। एक सोल्यूशन y1x होगा और दूसरा y2x, दोनों सोल्यूशन जो हैं वो x डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और सबसे पहले अब इसमें क्या करेंगे कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। आपको पता है सोल्यूशन के दो हिस्से होंगे, एक सोल्यूशन होगा आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन का और दूसरा हिस्सा जो है, क्योंकि इनहोमोजेनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उसमें सोल्यूशन के दो हिस्से होते हैं। जो होमोजेनियस होती है उसमें सिर्फ एक ही हिस्सा होता है, लेकिन इनहोमोजेनियस में सोल्यूशन के दो हिस्से होते हैं, एक आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है आपका, जितने आपके सोल्यूशंस हैं, यानी एक y1 बन रहा है एक y2 बन रहा है, तो कम्प्लीमेंट्री में उतने 7 कांस्टेंट्स आते हैं। और ये एक आप समझ लें एक इन द फॉर्म ऑफ जनरल सोल्यूशन को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जनरल सोल्यूशन में भी हम कहते होते थे कि कांस्टेंट्स होते हैं ना, इसी तरह कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो उसके अंदर भी कांस्टेंट्स आएंगे। तो y(c) से हम रिप्रेजेंट करते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को, और y1x जो आपका फंक्शन है, जो सोल्यूशन है, उसके साथ हम कांस्टेंट c1 मल्टीप्लाई करते हैं, और प्लस y2x जो है उसके साथ हम कांस्टेंट c2 मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखने लगेंगे या पर्टिकुलर इंटीग्रल लेते हैं तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, yc की बजाय yp से रिप्रेजेंट करेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन को या पर्टिकुलर इंटीग्रल को। और जहाँ जहाँ कांस्टेंट्स हैं, यानी c1 की जगह u1 फंक्शन u1 आ जाएगा और c2 की जगह फंक्शन u2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन वैसी रहेगी। तो ये दो हिस्से हैं आपके सोल्यूशन के, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और उसी से हम उसका क्या लिख लेते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब हमने ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के लिहाज से। कैसे, आपको पता है ये u इंटू वी फॉर्म बन रही है ना यहाँ पे, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये वो है डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, ये वाला फॉर्म चलेगा ना इसके अंदर। अब ये अरेंजमेंट हुई हुई है, यहाँ पे भी u इंटू वी लगाया हुआ है, यहाँ पे भी u इंटू वी लगाया हुआ है, लेकिन दोनों को रीअरेंज करके ये इकट्ठा लिखा हुआ है, ठीक है ना। बेसिकली ये है u इंटू वी, जब इस पर लगाएंगे ना तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी यानी u1 प्राइम इंटू y1, और उसका सेकंड पार्ट ये लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव u वैसे का वैसा और डेरिवेटिव ऑफ v यानी u1 y1 प्राइम। इसी तरह u2 y2 का डेरिवेटिव, पहले u2 का डेरिवेटिव इंटू y2 और प्लस इसका सेकंड पार्ट लिखा हुआ है u2 इंटू y2 का डेरिवेटिव,
ठीक है। और ये बस इकट्ठा हमने इसलिए करके लिखा कि हम u1 और u2 के जो दो डेरिवेटिव्स जो है ना u1 और u2 के डेरिवेटिव उनको एक तरफ कर लिया, और जो y1 y2 के डेरिवेटिव्स वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लिए। और ये क्यों हमने किया, क्योंकि जब हम इनको चूंकि ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है तो हम एक दफ़ा डिफरेंशिएट नहीं करते ना, दो दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन को। अब जब सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है फिर ये u1 और u2 के डबल डेरिवेटिव आ जाएंगे, क्योंकि इन पे ऑलरेडी, तो हम इनकी जो सेकंड डेरिवेटिव्स हैं u1 और u2 के, ये हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो जब हम इनके सेकंड डेरिवेटिव्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो ये जो टर्म हमने इकट्ठी करके लिखी है ना, जिसमें u1 का डेरिवेटिव और u2 का डेरिवेटिव है, उसको हम जीरो ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बचेगी जिसमें y1 और y2 के डेरिवेटिव, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन है रिकार्टी इक्वेशन वो y और उसका सोल्यूशन y1 और y2 की फॉर्म में है। तो हमें u1 और u2 के सेकंड डेरिवेटिव्स कंसीडर नहीं करने, उनको हमने जीरो ले लेना है इस वाली टर्म को, जिससे हमें सेकंड डेरिवेटिव्स मिल सकते थे। तो बाकी आपके पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो शक्ल है वो क्या रह जाएगी, वाई पी प्राइम ये वाली, वो क्या होगी, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आप क्या कर देंगे ये वाली, जिसमें u1 प्राइम और u2 प्राइम, इस टर्म को आप जीरो कर लेंगे। तो बाकी आपके पास बचा u1 y1 प्राइम प्लस u2 y2 प्राइम, यानी वो वाले टर्म दो बची हैं जिनमें y1 का और y2 का डेरिवेटिव है। अब जब इस टर्म का आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे वाई पी का डबल डेरिवेटिव, तो फिर अब आपके पास अगेन क्या बन जाएगी, u इंटू वी फॉर्म लगाएं पहले, तो u1 का डेरिवेटिव इंटू y1 प्राइम प्लस इसी तरह इसमें भी क्या किया, इसकी सेकंड टर्म कहाँ पे लिखी है ये, प्लस u1 वैसे का वैसा और y1 का डबल डेरिवेटिव। इसी तरह u2 y2 प्राइम का जब u इंटू वी फॉर्म लगाएंगे तो u2 का डेरिवेटिव y2 प्राइम और इसकी सेकंड टर्म लिखी है प्लस u2 और y2 का डबल डेरिवेटिव। तो ये इसमें भी हमने क्या काम किया कि u1 और u2 की जो डेरिवेटिव वाली टर्म्स है उन्हें इकट्ठा लिखा है, और y1 का डबल डेरिवेटिव और y2 का डबल डेरिवेटिव वाली टर्म्स को इकट्ठा एक साइड पर लिखा है, ठीक है, ये इकट्ठा करके लिखा है। अब ये जो चीज़ हमारे पास आई है हम इसको अपनी जो रिकार्टी इक्वेशन है उसमें पुट कर सकते हैं। रिकार्टी इक्वेशन आपकी ये है ना, जो आपने सबसे पहले आपको जो गिवन है जिसमें, तो इसमें अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करें जैसे कि आपके पास ये जो डबल डेरिवेटिव वाली टर्म आई है वो ये पूरी इसको रिप्रेजेंट, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इस पूरे की जगह अगर हम ये वाले सोल्यूशन पुट कर दें, और उसके बाद जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म है उसमें ये वाई पी ये वाली टर्म जो है वो पुट कर दें, ठीक है, वैल्यू, और y की जगह जो है वो y पर्टिकुलर का फार्मूला पुट कर दें, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगी, ठीक है। यानी ये वैल्यूज़ पुट करके y के डबल डेरिवेटिव की, और साथ रिकार्टी इक्वेशन में क्या था p ऑफ x और सिंगल डेरिवेटिव वाली टर्म, तो ये देखें ये आपके पास p ऑफ ये p और p के साथ सिंगल डेरिवेटिव वाली टर्म आ रही है, और उसके बाद क्या था रिकार्टी इक्वेशन में q और q के साथ y था, y यानी जिसका कोई डेरिवेटिव नहीं था तो q है और q के साथ y वाली टर्म है। ये सारी वो हमने कौन सी ली है, पर्टिकुलर इंटीग्रल वाली ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल का ही y की टर्म लेनी है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का सिंगल डेरिवेटिव जब लिया था वो वाली टर्म, ठीक है, और उसी का जब डबल डेरिवेटिव लिया था तो वो वाली टर्म। जब सिंगल डेरिवेटिव आपने कंसीडर किया था पर्टिकुलर इंटीग्रल का, तो सिंगल डेरिवेटिव वाली टर्म में आपके पास क्या था, ये देखें वो वाली टर्म कंसीडर की थी हमने p के साथ जो सिंगल डेरिवेटिव वाली टर्म है, तो वो वाली टर्म कंसीडर करनी है उसकी जिसमें आपने इसको ज़ीरो ले लिया था ना, ठीक है, यानी सिर्फ ये वाली टर्म लेनी है आपने जो यहाँ से निकाली थी आपने, ये u1 y1 प्राइम प्लस u2 y2 प्राइम ये वाली टर्म। तो आपने सिंगल डेरिवेटिव की ये वाली टर्म नहीं लेनी, इसमें ये पहली फर्स्ट टर्म हमने जीरो कर ली थी क्योंकि हम इसका सेकंड डेरिवेटिव नहीं लेना चाहते थे u का, तो ये वाली आपने सिंगल डेरिवेटिव वाली टर्म यूज़ की है y की, ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव वाली टर्म यूज़ की है, और खाली y ये पर्टिकुलर इंटीग्रल ये वाली कंसीडर की। इन तीनों वैल्यूज़ को आपने अपने इस रिकार्टी क्वेश्चन में पुट की है, और पुट करने के बाद वो ये इस फॉर्म की बन गई, और राइट साइड पे क्या है r ऑफ x है, उसको आप फंक्शन ऑफ x कह सकते हैं ना, तो राइट साइड पे आपका f ऑफ x है फंक्शन ऑफ x। और अब हमने इधर से क्या करनी है कि u1 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, जहाँ जहाँ u1 आ रहा है उन्हें कॉमन ले लिया, और इसी तरह u2 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है, ठीक है, और फिर जो बाकी टर्म्स बच जाएंगी वो u1 प्राइम वाली बच जाएगी और u2 प्राइम वाली बच जाएगी। u1 प्राइम वाली के साथ y1 प्राइम आएगा और u2 प्राइम वाली के साथ y2 प्राइम आएगा। तो इन सारी टर्म्स को हमने अरेंज करके u1 की अलग कर ली, u2 की अलग कर ली, और u1 प्राइम और u2 प्राइम इस तरह से, यानी u1 की टर्म और उसका डेरिवेटिव वाली टर्म, u2 की टर्म और उसकी डेरिवेटिव वाली टर्म इज इक्वल टू f ऑफ x। अब हमारे पास जैसा कि ये y1 और y2 जो हैं ये सोल्यूशन है हमारे पास इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है, तो हम इसमें अब जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन जिसमें, और वो सेकंड ऑर्डर वो इक्वेशन है जब हमने राइट हैंड साइड को जीरो, यानी हमने हमारी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी
उसमें हमने कहा था कि y1 और y2 जो है ना, विच आर द फंक्शंस ऑफ x, दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसमें राइट हैंड साइड पे 0 था। तो चूंकि ये हम यही बात इधर कर रहे हैं कि चूंकि ये जो हमारी इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर, ये जो y1 y2 ये उसके सोल्यूशन थे, तो फिर ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें f ऑफ x आ रहा है राइट हैंड साइड पे। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास जो ये वाली टर्म्स हैं, y1 जो डबल डेरिवेटिव वाली ये वाली पूरी टर्म प्लस पी वाई वन प्राइम प्लस क्यू वाई वन, इसी तरह y2 डबल डेरिवेटिव प्लस पी y2 प्राइम प्लस क्यू y2। तो ये इस पूरी टर्म को हम ज़ीरो ले सकते हैं, क्योंकि हमने शुरू में जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो भी ये थी कि y का डबल डेरिवेटिव प्लस पी के साथ y का सिंगल डेरिवेटिव प्लस क्यू के साथ y इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये पूरी टर्म भी इसी फॉर्म को शो कर रही है, ये जो u2 के साथ पूरी टर्म है ये भी इसी फॉर्म को शो कर रही है, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगी। तो आपके पास सिंपली ये बचेगी सिर्फ कि u1 प्राइम y1 प्राइम प्लस u2 प्राइम y2 प्राइम इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या होगी f ऑफ x। अब ये आपके पास बिल्कुल से एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई है रिकार्टी इक्वेशन की u की फॉर्म में, ठीक है, u और y की फॉर्म में बन गई है, विच आर द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब आपने इनको सॉल्व कैसे करना है? इनको सॉल्व करने के लिए ये जो हमने वर्सकियन को जो है वर्सकियन को डिफाइन किया था y1 और y2 के लिए, वो यूज़ करना है यहाँ पे। ये वर्सकियन डिफाइन किया था जो डिटर्मिनेंट के बराबर होता था। कैसे आपने यूज़ करना है वर्सकियन को यहाँ पे? उसी से ये सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं u1 प्राइम का और u2 प्राइम का। जब u1 प्राइम और u2 प्राइम आपके पास आ जाएंगे तो फिर आप उनका इंटीग्रल लेके u1 और u2 की फॉर्म में भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं, अपना सोल्यूशन लिख सकते हैं। कैसे यूज़ करना है ये ज़रा फार्मूला देखें। हमने अप्लाई किया क्रैमर्स रूल, ठीक है, क्रैमर्स रूल और एंड डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द मैट्रिक्स। वर्सकियन को हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि वर्सकियन जो है वो इसके बराबर होती है। ये आपने ये 2D में देखा हुआ है वर्सकियन का सोल्यूशन y1 y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम y2, ठीक है, जब ये इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो वर्सकियन को हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है इस तरह से। और जब हम u1 प्राइम सोल्यूशन लिखेंगे तो आपने ये फार्मूला इसमें यूज़ करना है। उसका फार्मूला क्या होता है? ऊपर डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है, और डिटर्मिनेंट की फॉर्म डिटर्मिनेंट किस तरह से होगी? जब u1 प्राइम को आपने लिखना है तो उसमें आपने u2 के कोएफिशिएंट्स लेने हैं, यानी आपने यहाँ पे जो इक्वेशन है ये इक्वेशन, तो आपके पास जब आपने u1 प्राइम का सोल्यूशन लिखना है तो फिर आप क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे u2 प्राइम वाले कोएफिशिएंट क्या है? y2, और राइट हैंड साइड पे क्या है? 0, ठीक है। तो पहले हम राइट हैंड साइड वाली टर्म लिखेंगे 0 y2, ये इस तरह डिटर्मिनेंट में 0 y2। इस इक्वेशन से दो इक्वेशन आपने दोनों एक इक्वेशन ए कंसीडर करनी है, दूसरी जो भी अभी आपने इक्वेशन निकाली है ना बी, इन दोनों को लेके चलना है आपने इस फॉर्मूले के लिए u1 प्राइम और u2 प्राइम को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कहा u1 प्राइम कैसे आप निकालेंगे? फ्रॉम इक्वेशन ए आपने चूंकि u1 प्राइम निकालना है तो u1 प्राइम के कोएफिशिएंट नहीं लिखने, आपने u2 प्राइम के कोएफिशिएंट लिखने हैं और राइट हैंड साइड को देखना है। इसकी राइट हैंड साइड 0 थी तो पहला बनेगा 0, ऊपर वाली डिटर्मिनेंट की जो रो बनेगी वो 0 y2, और नीचे वाली जो डिटर्मिनेंट की रो है वो इक्वेशन बी से बनेगी। अब जहाँ वहाँ पे इक्वेशन ए में राइट हैंड साइड पे 0 था, इक्वेशन बी में राइट हैंड साइड पे f ऑफ x है, तो ये बनेगा f ऑफ x, और u2 प्राइम का कोएफिशिएंट अब आपका क्या है? y2 प्राइम। सो f ऑफ x y2 प्राइम, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ आपको कि मैंने आपको कहा कि इक्वेशन ए और बी लेनी है आपने, उससे आपने u1 प्राइम और u2 प्राइम का सोल्यूशन निकालना है। जब आपने u1 प्राइम का सोल्यूशन निकालना है तो आपने u2 प्राइम का कोएफिशिएंट और राइट हैंड साइड को कंसीडर करना है। इक्वेशन ए में राइट हैंड साइड 0 थी और u2 प्राइम का कोएफिशिएंट था y2। इसी तरह जो इक्वेशन बी है उसमें राइट हैंड साइड है f ऑफ x और u2 प्राइम का कोएफिशिएंट है y2 प्राइम। तो इनका डिटर्मिनेंट बनेगा डिवाइडेड बाय वर्सकियन से आप उसको डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, इस तरफ वाला 0 y2 प्राइम 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस y2 f ऑफ x और डिवाइडेड बाय वर्सकियन को आपने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, चाहे तो इधर लिख दें इसी तरह जैसे उन्होंने लिखा हुआ है सोल्यूशन निकालने के बाद, या नहीं भी लिखेंगे तो वर्सकियन को आपने ऊपर जो डिफाइन कर दिया आप दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह अब जब आप u2 प्राइम को का सोल्यूशन निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा? ए और बी इक्वेशन को लेके अब ए इक्वेशन की तरफ आएँ। अब आपने u2 प्राइम चूँकि कैलकुलेट करना है तो आपने u2 प्राइम के कोएफिशिएंट नहीं देखने, अब आपने u1 प्राइम का कोएफिशिएंट देखना है। अब u1 प्राइम का कोएफिशिएंट है y1, ठीक है, और राइट हैंड साइड अगेन 0 है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट रो बनेगी वो 0 y1, क्योंकि अब आप u2 प्राइम निकाल रहे हैं तो अब आप u1 प्राइम का कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो दिस इज 0 y1, और इक्वेशन बी से क्या बनेगा सेकेंड रो के लिए? f ऑफ x और y1 प्राइम,
तो ये इसी तरह आपने क्या किया, 0 y1 और f(x) और y1 प्राइम, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर जो है वो आपका बनेगा ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी ना, तो बाकी आपके पास बचेगा y1 f(x), ठीक है, जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, और डिवाइडेड बाय वर्सकियन। तो ये तरीका है u1 प्राइम और u2 प्राइम जो सोल्यूशन आपने निकाले हैं उनका। अब आपको फाइनली u1 और u2 की वैल्यूज़ निकालनी है। ये वो फार्मूला है जो आप आगे जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी उन सब में ये जो है ना u1 और u2 का इंटीग्रल, क्योंकि ये डेरिवेटिव इनके डिफरेंशियल्स है ना, जब आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो आपके पास u1 जो है वो इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म, यानी इंटीग्रल ऑफ -y2 f(x) ओवर वर्सकियन, और जो u2 होगा वो इंटीग्रल ऑफ y1 f(x) ओवर वर्सकियन के बराबर होगा। ये वो फार्मूलाज है जो भी आप आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सॉल्व करेंगे। नीचे उन्होंने ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताया कि जो सोल्यूशन डिफरेंशियल क्वेश्चंस की अगर राइट हैंड साइड पे होमोजेनियस डिफरेंशियल क्वेश्चन है, 0 है राइट हैंड साइड पे, तो ये कुछ उन्होंने सोल्यूशन ऐसे बताए हैं जो हमें अगर इस फॉर्म की होगी आपकी इक्वेशन 1 + p + q की फॉर्म में और = 0, तो y जो है सोल्यूशन आपका e⁻x यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ x होगा। अगर ये होगी तो एक्सपोनेंशियल ऑफ -x होगा। अगर इस फॉर्म की होगी कोई आपका इक्वेशन तो y = x होगा, इसका सोल्यूशन ऐसा होगा। और अगर इस फॉर्म में होगी 1 + p + q, तो फिर ये ऊपर वाला ये एक्सपोनेंशियल ऑफ x। और अगर जो 2px + qx² इस फॉर्म की होगी तो y = x²। और अगर इस फॉर्म की होगी 1 + p/a + q/a² = 0, तो फिर y = एक्सपोनेंशियल ऑफ ax। तो ये वो सोल्यूशंस हैं जो अगर इस फॉर्म में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उनके ये सोल्यूशंस जो हैं हम निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशंस जो उनके होते हैं। तो ये उनके सोल्यूशंस होते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के। अच्छा, उसके बाद ये जो सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड वो है कि जब आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी राइट हैंड साइड 0 है, तो अब y1 और y2 देज आर द 2 इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ना, 2 इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस हैं अब आपके। और वर्सकियन जो है उसको आप इस तरह से डिफाइन कर लेंगे और वर्सकियन का अब आप डेरिवेटिव ले लेंगे। जब आप वर्सकियन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये फॉर्म बनेगी, डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड पे वर्सकियन का डेरिवेटिव, और जो राइट हैंड साइड की फॉर्म बनेगी वो -p(x) जो है इंटू वर्सकियन, ये फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो आपने जब भी वर्सकियन को पहले डिफाइन किया, वर्सकियन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर आपने जो वर्सकियन का डेरिवेटिव होता है वो इसके बराबर होता है -p(x) इंटू वर्सकियन, ठीक है। और यहाँ से ये जो -p(x) इंटू वर्सकियन में से वर्सकियन को इसके नीचे ले आए, उसके डेरिवेटिव के नीचे, और dx को उठा के p(x) के साथ ले जाएं, तो ये एक चीज़ बनती है डेरिवेटिव ऑफ वर्सकियन ओवर वर्सकियन की फॉर्म की, इसकी रेशियो। तो ये चीज़ हम यूज़ करते हैं इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस में जहाँ पे होमोजेनियस डिफरेंशियल राइट हैंड साइड 0 होती है। तो अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे, तो नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव ln ऑफ वर्सकियन, और जब उस पर लिमिट लगाएंगे, लिमिट चूँकि हम कह रहे हैं कि हमने a to x लेनी है, तो लोअर लिमिट a होगी, अपर लिमिट x होगी, तो वर्सकियन का पहले अपर लिमिट माइनस वर्सकियन की लोअर लिमिट यानी वर्सकियन ऑफ a = राइट हैंड साइड पे भी उसी तरह हमने लेनी है a to x, इंटीग्रेशन करनी है p(x) dx की। तो वो जब राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ से हमारे पास ये जो ln था उसको हमने सॉल्व नहीं करना राइट हैंड साइड को, क्योंकि हमें अभी p(x) का नहीं पता ना, वो जब हमें इक्वेशन कोई मिलेगी तो वो वाला p(x) हम पुट कर लेंगे। तो अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वर्सकियन डिवाइडेड वर्सकियन ऑफ x डिवाइड ln ऑफ वर्सकियन ऑफ x डिवाइडेड बाय वर्सकियन ऑफ a। इसको हम, ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की है ना, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं नेगेटिव टर्म्स को। और फिर ये ln को, इसको इसलिए इस तरह लिखा कि ln को उस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। जब ln उस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड पे तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाता है, क्योंकि आपको पता है लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना। तो ln जो है, लॉग जो है राइट साइड पे जाके एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, और लेफ्ट साइड पे आपका वर्सकियन ऑफ x ओवर वर्सकियन ऑफ a, ठीक है। और ये एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस होल टर्म माइनस इंटीग्रल ऑफ a to x और p(x) dx, ये फॉर्म बन जाएगी। और वर्सकियन ऑफ x को अगर निकालना है तो वर्सकियन ऑफ a को भी उस तरफ ले जाएं, तो ये फॉर्म आ जाएगी आपके पास। अब वर्सकियन ऑफ x को आपने ऑलरेडी डिफाइन किया था ऊपर, जो हमने पीछे भी डिफाइन किया उसके फार्मूले में, कि वर्सकियन ऑफ x होता है y1 y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम y2, ठीक है। और अगर हम इसे इकट्ठा करके लिखना चाहें ना, तो ये उस तरह हम इसे इकट्ठा सिंगल डेरिवेटिव में लिख सकते हैं, इस तरह से कि अगर आप इसको खोल के चेक भी कर सकते हैं ना कि हम ये पूरी ये जो टर्म है ना ये इसके बराबर है y1² डी और d/dx ऑफ y2 ओवर y1, ठीक है। तो अगर आप ये पूरा y1 y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम y2 ये इसके बराबर होता है y1² और डिफरेंशियल ऑफ y2 और y1। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं।
कि बाहर है y1 स्क्वायर, ठीक है ना, और अंदर डेरिवेटिव है u ओवर v फॉर्म लगानी है आपने। तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी माइनस u वैसे का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ v और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अब ये इससे कट जाएगा, तो ये देखेंगे वही टर्म बन गई ना जो वर्सकियन की टर्म है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वर्सकियन को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ये दोनों वर्सकियन के टर्म्स हैं, इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, दोनों को कंपेयर कर लिया। और उसके बाद ये जो y1 स्क्वायर की टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, वर्सकियन वाली टर्म पूरी की होल टर्म के नीचे आ जाएगी। अब ये जो डिफरेंशियल की टर्म है, इनको हम कैसे निकाल सकते हैं, y1 और y2 का सोल्यूशन इंटीग्रेट कर लें दोनों तरफ। अगर हम लिमिट लें b से लेके x तक की, क्योंकि पहले हमने लिमिट ली थी a टू x, अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो अब हम लिमिट लेंगे b टू x, ठीक है। तो अब लिमिट लें b टू x, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो y2 ओवर y1, y2 ऑफ x ओवर y1 ऑफ x हो जाएगी। और जो राइट हैंड साइड है आपकी, जब आप इसको b टू x इंटीग्रेट इस तरह से करेंगे, ऊपर जो है आपके पास वर्सकियन ऑफ a, क्योंकि वर्सकियन जो है वो a पे डिपेंड कर रहा है, उसको बाहर निकालेंगे, वो कांस्टेंट हो जाएगा ना b के लिए, तो उसको हम इंटीग्रल से बाहर निकालेंगे वर्सकियन ऑफ a को। और अंदर जो है ये एक्सपोनेंशियल की टर्म है a, ये वाली पूरी, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में y1 का स्क्वायर है। अब y1 जो है वो है जो कि x पे डिपेंड करता है ना, x2 पे, ठीक है। तो ये x2 पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ और इसके स्क्वायर है, ये टर्म आ रही है ना। तो अब आपने यहाँ से y2 ऑफ x अगर निकालना है तो y1 ऑफ x को वर्सकियन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और ये पूरी इंटीग्रल टर्म वैसी की वैसी, ठीक है। दिस इज़ डिफरेंशियल, ये जो पहले था ये डिफरेंशियल ऑफ dx1 था। जब आप इसको जब इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये आपके पास अब ये नया जो इंटीग्रल बनेगा, ये डिफरेंशियल ऑफ dx2 होगा। ये जो dx1 का था ना, ये इसके अंदर था। जब आपने a से लेके x तक की लिमिट लगाई थी ना, उस वक्त जो डिफरेंशियल आया था वो वहाँ पे आपने इसको कंसीडर किया था कि ये आपके पास dx1 है। अब जब हम सेकंड टाइम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं b से लेके x के लिए, तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx2 के लिहाज से। इसीलिए हमने कहा कि y1 जो है वो फंक्शन ऑफ x2 है, जो नीचे y1 लिखा हुआ था वो x2 का फंक्शन है। तो डेरिवेटिव भी जो आपने जो इंटीग्रल भी लेना है, तो उसका जो डिफरेंशियल पार्ट होगा वो x2 पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि x1 पे हमने ऑलरेडी पहले कर लिया ना फर्स्ट टाइम जब इंटीग्रेशन की थी। अब ये x2 पे डिपेंडेंट है, तो y2 ऑफ x इस तरह बराबर होगी dx2 पे। और यहाँ से अगर हम वर्सकियन ऑफ a, चूँकि ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अगर हम इसको 1 ले लें तो y2 ऑफ x जो है अब आपका वो बराबर होगा y1 ऑफ x, और ये पूरी इंटीग्रल की टर्म, ठीक है। और ये इंटीग्रल की टर्म इंटीग्रेशन है b से लेके x तक के लिए, और ये dx2 पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब अगर हम इसमें p ऑफ x को ज़ीरो कर दें, इस अगर फॉर एग्जांपल p ऑफ x ज़ीरो है आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये p ऑफ x वाली टर्म है ही नहीं, इसको अगर आप ज़ीरो कर देंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर ज़ीरो हो जाएगी, और एक्सपोनेंशियल की पावर ज़ीरो जो है वो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ से y2 ऑफ x इज़ इक्वल टू y1 ऑफ x, और ये आपके पास इंटीग्रल जो है ऊपर 1 हो गया, या तो यानी खाली dx2 पर है, और नीचे y1 विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x2 इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इंटीग्रल क्या है, b से लेके x तक का। तो ये हमने y2 ऑफ x को लिखा है इन टर्म्स ऑफ y1 ऑफ x, ठीक है। और ये दोनों सोल्यूशन है इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि दीज फार्मूलाज कैन बी यूज टू फाइंड द सेकंड सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपने सेकंड सोल्यूशन निकालना है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये आप जो है ना फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वन सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका वो क्या है जी, फॉर जो आपका डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हमने पी ऑफ एक्स वाली टर्म भी जीरो कर दी है ना इसके अंदर। तो सिर्फ अब आपके पास सेकंड ये डिफरेंशियल टर्म है। ये देखें, वैसे आपके पास कितनी टर्म्स थी, वैसे आपके पास थी सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म, पी ऑफ एक्स वाली टर्म, क्यू ऑफ एक्स वाली टर्म और जीरो। पी ऑफ एक्स वाली टर्म में फर्स्ट डेरिवेटिव आता था, क्यू ऑफ एक्स वाली टर्म में वाई आता था, और राइट हैंड साइड पे जीरो था। अब हम कह रहे हैं पी ऑफ एक्स जीरो है। अगर पी ऑफ एक्स को आप जीरो ले लेंगे, ये टर्म खत्म हो जाएगी, आपके पास क्या टर्म बचेगी, सेकंड ऑर्डर ये डिफरेंशियल वाली टर्म और क्यू ऑफ एक्स वाई वाली टर्म इज इक्वल टू जीरो। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये अब इक्वेशन सिंपली इस तरह से है कि डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, और अगर इसका फर्स्ट सोल्यूशन जो है y1 फॉर एग्जांपल अगर वो साइन ऑफ x है, तो अदर सोल्यूशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये अब हमने इन दोनों की रेशो लिख ली है ना। यानी हमने कहा है कि y2 ऑफ x जो है वो y1 ऑफ x इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने y1 ऑफ x को साइन ऑफ x ले लिया है, तो नीचे साइन ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर और उसका इंटीग्रल होगा। तो फिर हम इस फार्मूले से y2 ऑफ x भी कैलकुलेट कर लेंगे ना। तो बाहर साइन ऑफ x, क्योंकि ये y1 ऑफ x था, डिवाइडेड बाय और इंटीग्रल ऑफ dx ओवर साइन ऑफ x स्क्वायर,
अब ये एक साइन ऑफ एक्स जो है ये स्क्वायर टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये जो साइन ऑफ एक्स को अगर हम बाहर मेंटेन रखें, कैंसिल ना करें, क्योंकि दोनों फंक्शन ऑफ एक्स है ना, तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो बाहर साइन ऑफ एक्स रखें, 1/sin स्क्वायर एक्स जो है इसको हम कोसिकेंट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। व्हाट इज 1/sin स्क्वायर एक्स? इट इज कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx, और इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx जो है वो बराबर होता है माइनस कॉट ऑफ एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रल जब भी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx करेंगे वो माइनस कॉट ऑफ एक्स होगा। कॉट ऑफ एक्स आगे से इक्वल होता है कॉज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स। अब आप साइन ऑफ एक्स को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, शुरू में हमने साइन ऑफ एक्स को कैंसिल नहीं किया क्योंकि वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए इंटीग्रल। फिर हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक की जो हमने रूल है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम पुट ना कर सकते, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और वैल्यूज़ पुट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम बाहर पहले साइन ऑफ एक्स को कैंसिल ना करें। तो अब अगर हम क्योंकि हम 1/sin स्क्वायर एक्स की जगह कोसिकेंट स्क्वायर एक्स पुट कर सकते थे, और कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट ऑफ एक्स हो जाता है। कॉट ऑफ एक्स को अगर आप ओपन करेंगे तो कॉज ओवर साइन, यानी कॉज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स, अब साइन ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपके पास माइनस कॉज ऑफ एक्स जो है वो सेकंड सोल्यूशन आ जाएगा y2 उस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका हमने p ऑफ एक्स को भी जीरो कर दिया, वर्सकियन को 1 के बराबर ले लिया, वर्सकियन ऑफ ए जो है उसे हमने 1 कंसीडर कर लिया था। अगर आपको याद नहीं है तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वर्सकियन ऑफ 1 को ए को हमने 1 ले लिया था, और दूसरा हमने क्या काम किया था, पी ऑफ एक्स वाली टर्म को जीरो कर दिया था। तो इन दोनों, इसके बाद आपकी ये जो इक्वेशन थी वो ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गई थी, और फिर हमने कहा कि इसका एक सोल्यूशन हमने खुद से कंसीडर किया y1 ऑफ एक्स, अगर वो साइन ऑफ एक्स है तो y2 ऑफ एक्स को हम इसी फार्मूले से y2 ऑफ एक्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, वो माइनस कॉज ऑफ एक्स के बराबर हो गया। सो द सेकंड सोल्यूशन इज क्लियरली इंडिपेंडेंट ऑफ साइन ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट सोल्यूशन है वो साइन ऑफ एक्स का था, और जो सेकंड सोल्यूशन है वो माइनस कॉज ऑफ एक्स है, वो उस साइन ऑफ एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये दो तरीके थे जिनसे आप अपनी रिकार्टी इक्वेशन, यानी जो फंक्शन ऑफ एक्स पे डिपेंडेंट थी, राइट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स आ रहा था या आर ऑफ एक्स आ रहा था, उसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। या दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास राइट हैंड साइड पे होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और जीरो है, तो फिर उसके लिए आप ये तरीका जो है वर्सकियन के तरीके से आप उसके सेकंड सोल्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट सोल्यूशन पहले निकालेंगे और कंसिडर करके सेकंड सोल्यूशन आप उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे रेलेवेंट ये एक एग्जांपल 5.45 है, जिसमें आपने फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। जो पहला मेथड अभी हमने स्टडी किया ना, जिसमें राइट हैंड साइड पे कोई फंक्शन ऑफ एक्स होता है, ठीक है, रिकार्टीज इक्वेशन की तरह का। अब ये इस फॉर्म में ये हमें दी हुई है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें पहले जो है वो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर वाली जो है सेकंड ऑर्डर वाली टर्म है, दूसरी जो है वो पी ऑफ वो जो है पी के साथ जो एक डेरिवेटिव ऑफ वाई है, और थर्ड जो है वो क्यू ऑफ एक्स होता था जिसके साथ वाई होता था, और इज इक्वल टू राइट साइड पे रिकार्टी का जो टर्म होती थी फंक्शन ऑफ एक्स होता था। अब ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के मेथड से आप कर सकते हैं, और उसके लिए आप पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ये जो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, इसको हम कैपिटल डी स्क्वायर लिख सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के फॉर्म में, -2, और डी वाई बाई डी एक्स शुड भी हम उसको लिख सकते हैं, शुड बी रिटन एज डी, और प्लस वाई। वाई का मतलब वाई इज मतलब उसके साथ कोई डेरिवेटिव नहीं है ना, तो उसको हम 1 कह सकते हैं। तो दिस इज +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जीरो हमने क्यों लिया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपको पता है ना कि राइट हैंड साइड को हम खुद ही से जीरो कंसीडर कर लेते हैं टू मेक इट होमोजेनियस। अब हमने जब इसको होमोजेनियस बनाया तो अब ये हमारे पास ये इसकी हम जो है फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन करके इसके दो फैक्टर्स जो हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए d-1 इंटू d-1, ठीक है ना। ये बेसिकली ये d-1 का होल स्क्वायर है, जिसको आप खोलें तो ये आ जाता है d² - 2d + 1। तो इसमें 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, राइट हैंड साइड को हमने खुद ही से 0 कर लिए। तो यहाँ पे दो जो फैक्टर्स आपके पास आए हैं जो है डी के, वो 1 1, यानी d = 1 d = 1, दोनों से आपके पास जो है ना दो फैक्टर्स आए हैं डी के 1 1। अब अगला स्टेप क्या होता था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद? कंप्लीमेंट्री फंक्शन। आपने इसका पहले कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है वाई सी विच इज़ इक्वल टू, चूंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें दो टर्म्स आएंगी ना, c1 + c2, दो कांस्टेंट टर्म्स आएंगी, c1 के साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ x प्लस c2 के साथ x इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ x। इसको आपने कैसे चूज करना है कि यहाँ पे बेसिकली c1 के साथ आप ये जो राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन ऑफ x है
इसमें से हम लेते होते हैं ना कि इसमें से अगर हम पहले इसको कंसीडर कर लें कि जो है ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन होता था ना, तो C1 के साथ पर्टिकुलर सोल्यूशन हम Y1 का लिखते हैं और C2 के साथ जो है वो हम पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो Y2 का लिखते हैं ना। तो Y1 को जो है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ x हम इधर से आ रहा है और जो Y2 है वो x इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ x आ रहा है ना। तो जब आप उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लेते हैं देन फिर आप उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन से उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी लिख लेते हैं, जो सेकंड स्टेप होता है उसमें फिर वाई सी की जगह वाई पी कर लेते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, या जिसको पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं, और C1 की जगह जो है वो फंक्शन U1 आ जाता है, साथ ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ x है वो Y1 को शो कर रहा है ना यहाँ पे, और प्लस C2 की जगह U2 आ जाएगा और x इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ x जो है वो आपके Y2 को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की फॉर्म होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा चूंकि हमने Y1 जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑफ x लिया और Y2 को हमने x इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ x कंसिडर किया, तो फिर जो हमारा f ऑफ x है जो राइट साइड पे वो हमारा x एक्सपोनेंशियल ऑफ x इंटू ln ऑफ x के बराबर है। और फिर वर्सकियन जो है वो हमें ऑलरेडी पता है, हमें डिफाइंड है कि y1 y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम y2। ठीक है, ये वर्सकियन को हमने डिफाइन करके इसमें y1 और y2 प्राइम और y1 प्राइम और y2 की वैल्यू पुट करनी है। अब y1 और y2 तो आपके पास है, आप y1 प्राइम और y2 प्राइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, y1 का डेरिवेटिव लें तो आपके पास जो है y1 प्राइम आ जाएगा, और y2 का डेरिवेटिव लेंगे u इंटू वी फॉर्म लगा के तो आपके पास y2 प्राइम आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज आप इस वर्सकियन में पुट करें और उसके बाद आपकी ये जो ब्रैकेट्स वगैरह खोल के और थोड़ा सॉल्व करके आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x आ जाएगा वर्सकियन। ठीक है, अब वो जो पीछे आपने जो मेथड 1 में u1 और u2 के फार्मूलाज जो है वो डिराइव किए थे कि u1 जो है वो इंटीग्रल ऑफ माइनस y2 f ऑफ x ओवर वर्सकियन था dx, और u2 जो था वो आपके पास y1 f ऑफ x ओवर वर्सकियन dx था। इनमें अब आप y2 के साथ y2 की वैल्यू पुट करें और फंक्शन ऑफ x जो है वो राइट हैंड वो वैल्यूज पुट करें, नीचे वर्सकियन की जो आपने वैल्यू निकाली वो पुट करें और इसको इंटीग्रेट करें। ठीक है, इसी तरह u2 के लिए भी आप ये सारी वैल्यूज पुट करके इसको इंटीग्रेट करें। अब ये मैंने एक इंटीग्रेशन की हुई है क्योंकि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी यहाँ पे, या क्योंकि जब आप इसको करेंगे x स्क्वायर ln ऑफ x dx तो दिस विल जो है ना दिस विल बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसी होती है, ये फार्मूला होता है उसका कि इंटीग्रल ऑफ u dv जो है वो इक्वल होता है u इंटू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ v du। ये फार्मूला आप लगाते हैं उसका। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ u dv जो है वो u इंटू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ v du ये फार्मूला होता है। यहाँ पे अगर हम u को कंसीडर करें ln ऑफ x और dv जो है उसे कंसीडर करें x स्क्वायर dx। ठीक है, तो जब हम ये हमारे पास u जब इस फार्मूले में से पुट करेंगे u इंटू वी, ठीक है, तो v निकालने के लिए आपको dv की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। dv आपने क्या लिया हुआ है x स्क्वायर dx, इसकी ज़रा आप इंटीग्रेट करें, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स पे तो आपको v मिल जाएगा और v आपको मिलेगा x क्यूब ओवर 3। ठीक है ना, इसी तरह u का आपको आगे जाके du की वैल्यू चाहिए होगी ना इसमें पुट करने के लिए, तो u आपने ln ऑफ x लिया है तो डेरिवेटिव ऑफ u जो है वो 1 ओवर x dx के बराबर होगा। ये अब v की वैल्यू भी मिल गई, du की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ये u आपने लिया हुआ है ln ऑफ x और इसके साथ v अभी आपने कैलकुलेट किया है ये x क्यूब ओवर 3 और माइनस इंटीग्रल ऑफ v यानी x क्यूब ओवर 3 का इंटीग्रल और du जो अभी आपने कैलकुलेट किया है 1 ओवर x dx, ये इधर आप पुट करेंगे और पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कि x क्यूब ln ऑफ x ओवर 3 माइनस जब इसका आप करेंगे इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx, क्योंकि एक x कैंसिल हो जाएगा ना, नीचे 3 मौजूद है, तो ये x स्क्वायर का इंटीग्रल जब आप करेंगे तो ये x क्यूब ओवर 3 आ जाएगा और 3 3 से 9 हो जाएगा, तो ये 1 ओवर 9x क्यूब। ये चीज़ ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से मैंने इसके लिए निकाली है आपके लिए, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर ln ऑफ x dx। इन द सेम वे आपने ये जो इंटीग्रल है x ln ऑफ x dx इसको भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसी तरीके से करनी है जैसे मैंने ये किया है, और इसको बेशक ये अब आप कैप्चर कर सकते हैं और इसकी और जिस मेथड से मैंने किया ये फार्मूला लगा के आप इसको भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये जब आपके पास दोनों u1 और u2 की वैल्यूज़ आ गई तो अब आप इसको अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो आपका फार्मूला होता था कि yp जो है वो बराबर होता था u1 y1 प्लस u2 y2, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल के फार्मूले में आप इसको पुट करें yp में, और अब आपने u1 भी निकाल लिया है और u2 भी निकाल लिया है, y1 y2 आपने पहले कंसीडर किए हुए थे, इन सब की वैल्यूज़ आपने पुट करनी है तो आपके पास जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा yp। तो इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के बाद चौथा स्टेप आप लिखेंगे जर्नल सोल्यूशन। एंड व्हाट विल बी द जर्नल सोल्यूशन? जर्नल सोल्यूशन इज द सम ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन एंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सोल्यूशन, इन दोनों का जो यानी कंप्लीमेंट्री फंक्शन का प्लस जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है
है, इन दोनों को सम अप करें तो आपका जर्नल सोल्यूशन आता है। तो ये मैंने पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये आपने लिखा था C1 एक्सपोनेंशियल ऑफ x प्लस C2 x एक्सपोनेंशियल ऑफ x, ये लिखा, प्लस yp जो आपने अभी निकाला है पर्टिकुलर इंटीग्रल, इन दोनों की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके u1 और u2 की वैल्यूज़ की मदद से, तो वो आपने ये yp की वैल्यू भी पुट कर दी। ये आपका जर्नल सोल्यूशन है। तो ये तरीका होता है कि जब आपने कब जर्नल सोल्यूशन निकालना हो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, इसी सेम मेथड को फॉलो करते हुए ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप ट्राई करें, ठीक है। और इसमें कोई भी अगर आपने क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या हमारे ग्रुप में जो है आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आप करेंगे, मैंने खुद से की भी है सॉल्व, ये देखें इसमें y1 लिया हुआ है, y2 ये वाला लिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसको आप भी ट्राई करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और उस बिल्कुल सेम वही मेथड है जो ऊपर फॉलो की है। u1 और u2 आपने निकालना है इसी फार्मूले की मदद से, और उसी तरह इंटीग्रल लेके, और उसके बाद पहले आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे और फिर आप जर्नल सोल्यूशन में कम्प्लीमेंट्री और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को सम अप करेंगे। तो ये वही तरीका है। उसके बाद ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इसमें भी वही तरीका आपने जो है राइट साइड पे, अब जो फंक्शन ऑफ जो है लेफ्ट साइड पे फंक्शन ऑफ एक्स जो है d² x ओवर dt स्क्वायर, प्लस ये अब इसमें p ऑफ x वाली टर्म नहीं है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म है, p ऑफ x वाली टर्म नहीं है यहाँ पे, और उसके बाद q ऑफ x वाली टर्म है जिसके साथ x आ रहा है, और राइट साइड पे जो है ये फंक्शन ऑफ t है, ठीक है। तो इसमें भी आपने वही काम करना है, पहले आपने करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है, फिर उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपको पता है ना राइट साइड को 0 कर देते हैं, और फिर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे आप, और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के बाद उसमें आप y1 और y2 जो है वो रिज्यूम करेंगे। y1 आपने क्या लिया हुआ है इसमें जो आपके पास कॉज ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा नॉट टी, के आपने y1 लिया, और जो है दूसरा आपके पास जो y2 है उसको आपने किस तरह से निकाला है, साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी। ये दोनों आपने y1 और y2 कंसीडर किए हैं यहाँ पे। तो ये कंसीडर करने के बाद ये आपको पता है कि जब पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखते हैं तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के कॉन्स्टेंट्स को फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी C1 की जगह u1 और C2 की जगह u2, तो ये आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाता है। और उसके बाद आपने सिंपली जो है वर्सकियन डिफाइन करना है। वर्सकियन में ये y1 प्राइम और y2 प्राइम की जो वैल्यूज़ निकाली हुई हैं ये हमने वो इधर पुट करनी है, और उसको पुट करने के बाद हमारे पास u1 और u2 जैसे आप कैलकुलेट करते हैं वो आप कैलकुलेट करेंगे वही फार्मूला लगा के, ठीक है। ये इंटीग्रेशन अब आपने करनी है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। और जब ये u1 और u2 की इंटीग्रेशन आप कर लेंगे तो आपके पास पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल का सोल्यूशन आएगा xp का, और इस पर्टिकुलर इंटीग्रल के सोल्यूशन को लेके आपने आगे जो जनरल सोल्यूशन लिखना है वो सम होगा आपके इसका जो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और प्लस ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का, इन दोनों को सम अप करेंगे तो आपके पास जो है वो x ऑफ t की वैल्यू आ जाएगी, दोनों की कम्प्लीमेंट्री की प्लस ये x ऑफ p की जो वैल्यू है, इन दोनों को करके आप आएंगे, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा जनरल सोल्यूशन, ठीक है। अब जनरल सोल्यूशन से थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे तो आप इसमें बाउंड्री कंडीशंस पुट कर सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 के ऊपर x 0 है और उसका डेरिवेटिव भी 0 है। ये वो चीज़ें हैं जो उन्होंने आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं, ये आपने खुद से अप्लाई नहीं की, ये बाउंड्री कंडीशंस उन्होंने आपको यहाँ स्टेटमेंट में दी हुई हैं। ये देखिए ना, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे x विच इज़ द डेरिवेटिव जो है dx ओवर dt वो और उसका डेरिवेटिव भी 0, x भी 0 है और उसका डेरिवेटिव भी 0 है। ये बाउंड्री कंडीशंस उन्होंने आपको दी हुई हैं, ठीक है। ये बाउंड्री कंडीशंस आप अगर इसमें पुट करेंगे जो है एट t इज इक्वल टू 0 के लिए, तो आप इधर से ये कांस्टेंट की वैल्यू जो जनरल सोल्यूशन में है C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। C1 की वैल्यू में जब आप ये देखिए t इज इक्वल टू 0 करेंगे साइन 0 0 हो जाएगा, लेकिन cos 0 वाली टर्म जो है वो 0 नहीं होती, आपको पता है cos 0 1 हो जाता है, तो यहाँ पे भी cos 0 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास C1 की वैल्यू मिल जाएगी, और C2 की वैल्यू वैसे ही 0 होगी क्योंकि C2 की टर्म जो है वो साइन के साथ आ रही थी, तो साइन 0 0 देता है आपको, तो इसलिए C2 वैसे ही 0 हो गया। तो ये दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू जो आपने निकाली है ये आप अपने जनरल सोल्यूशन में पुट कर सकते हैं, और आपका जो सोल्यूशन है जनरल सोल्यूशन वो और ज़्यादा कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करके और ज़्यादा डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और ये एक साथ स्पेशल केस है, ये आप चाहे उसमें अटैम्प्ट करें कि जब ओमेगा नॉट को अप्रोच करेगा तो तब क्या होगा, ये लिमिट लगानी है आपने, ठीक है। तो अगर वो आपसे पूछते हैं जनरल सोल्यूशन के अलावा कि स्पेशल केस आपने अटैम्प्ट करना है, तो फिर आप ये वाला पार्ट भी करेंगे कि आप लिमिट लगाएंगे कि ओमेगा नॉट को अप्रोच करेगा, तो फिर ये लिमिट लगाने के बाद आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करके x ऑफ t की वैल्यू निकालनी है व्हेन ओमेगा अप्रोचेस टू ओमेगा नॉट, ठीक है। वरना ज़्यादातर हमने जनरल सोल्यूशन तक ही करना होता है, और बहुत ज़्यादा करें तो जनरल सोल्यूशन के जो कॉन्स्टेंट्स हैं C1 और C2 उनको अगर बाउंड्री कंडीशंस होंगी तो वो निकाल के उनसे C1 C2 की वैल्यू पुट करके फाइनल जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये वो सारे तरीके हैं। अब इसके बाद ये इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है,
लाइटली डैम्प्ड के लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अब इसमें पी ऑफ एक्स वाली टर्म जीरो नहीं है, पीछे ये जो अभी हमने किया था उसमें पी ऑफ एक्स जीरो था, इसमें पी ऑफ एक्स वाली टर्म भी है। तो सेकंड डेरिवेटिव टर्म है, पी ऑफ एक्स वाली टर्म है, क्यू एफ एक्स वाली टर्म है, और राइट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ टी है। तो ये उसी, और उसके बाद उन्होंने कहा जी आपने बाउंड्री कंडीशंस भी लगानी है और जनरल सोल्यूशन भी निकालना है। बाउंड्री कंडीशंस निकालने के बाद वो ये होता है। अब देखें मैक्सिमम आंसर यहीं तक निकालते हैं कि आपने जनरल सोल्यूशन निकाला, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने आपको लिमिट केस दिया हुआ है कि अगर टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो फिर आपका जनरल सोल्यूशन कैसा होगा। तो वो आप टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इन्फिनिटी जो है वो 1/इन्फिनिटी को शो करेगा ना। तो उसके बाद 1/इन्फिनिटी जीरो होता है। तो वहाँ से आप देखेंगे कि आपका जो जनरल सोल्यूशन है वो कैसे रिड्यूस होता है जब आप टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसको भी आप, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ तक एक्सरसाइज 5.2 तक ये सारी ये मैंने आपको जो कराई हैं इनको आप ज़रा खुद से अटैम्प्ट करें। और ये एक्सरसाइज 5 अगर आप ज़्यादा इसको क्यूरोसिटी है आपको कि इसको अच्छी तरह से आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन की समझ आ जाए तो आप ये एक्सरसाइज 5.2 के भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। इनमें हर तरह की, ये देखिए राइट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ एक्स है तो ये आपको रिकार्टीज इक्वेशन है ये सारी, ठीक है। इनको आप सॉल्व कर सकते हैं उसी मेथड से जैसे अभी हमने जो दो मेथड्स हमने पढ़े ना, दूसरा मेथड को तो हमने अप्लाई ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो मेथड तब अप्लाई होता है जब राइट हैंड साइड जीरो हो, यानी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो। हमने ये जो सारा काम किया है ये रिकार्टी इक्वेशन की फॉर्म में जब हमारे पास मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के लिए आ सकी है, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में ये U1 और U2 की वैल्यूज़ के फार्मूले को यूज़ करते हुए और वर्सकियन को यूज़ करते हुए हमने ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व की हैं। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करें और जो चीज़ ना समझ आए वो आप मुझे मैसेज में भी पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह जब आपके कॉलेज जब ओपन होंगे तो मैं आपको जो है उससे ओपन होने से पहले ही आपको एक असाइनमेंट दूंगी। ये चैप्टर अब हमारा कंप्लीट होता है तो वो आप मुझे कॉलेज ओपन होने के बाद सबमिट कराएंगे और उसके बाद एक क्विज़ भी हम इसका रखेंगे। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द मैसेज, और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं और अपनी अटेंडेंस भी अश्योर करें और ताकि बाद में आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।